बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सियासी मफाहमत की गूंज, और सियासी मफाहमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासतदानों को चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस मुल्क को आगे लेकर चलें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तजावीज़ का मस्बत जवाब देगी? आज ज़राए से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने यह कहा है कि तमाम सियासी जमातों से राब्ते किए जाएँ और सियासी कशीदगी को कम किया जाए। तो आज के प्रोग्राम में कुछ सियासी सूरत हाल की बात करेंगे। नैब गर्दी की शिकायतें तमाम जमातें करती हैं, लेकिन जब हुकूमत में आती हैं अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करती हैं। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत ने भी जो ऑर्डिनेंस पास किया वो बदनीयती पर मबनी नज़र आता है। जब तक तमाम सियासी जमातें अपने तजुर्बात से सबक नहीं सीखेंगी और तमाम की तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से तौबा नहीं करेंगी, तब तक शायद तमाम सियासतदान ऐसे ही नैब का शिकार होते रहेंगे, जेलों के चक्कर काटते रहेंगे और हुकूमतें गिरती रहेंगी। दूसरे हिस्से में बात करेंगे जनाब, आज सेनेट के सेशन में हमने देखा कि परवेशा खान जब प्रिजाइड कर रही थी सेशन, तो शिबली फराज साहब ने उस पर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत इस ऐवान को तमाशा बनाना चाहती है, जिस पर परवेशा साहिबा ने उनको जवाब दिया। उनसे भी बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में बात करेंगे, हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है। ये फाइनेंस मिनिस्टर नए हैं, इस बजट में नया क्या होगा? हमारे हालात वही हैं, हमारे मसाइल वही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि तमाम एग्जेम्प्टेड सेक्टर्स को टैक्स नेट में हुकूमत लेकर आएगी। एक सख्त सियासी फैसला है। क्या मौजूदा हुकूमत के पास इतनी ताकत है और इतनी कैपेसिटी है कि ये सख्त सियासी फैसले कर सके? कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी जनाब, पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ैन कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जहांगीर जदून साहब माहिर कानून हैं। बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के बाहर आए बगैर पाकिस्तान में सियासी मफाहमत का अमल आगे बढ़ सकता है? और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का रिमांड एक बार फिर ले लिया गया 9 मई के मुख्तलिफ केसेस में। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आपने हमें ज्वाइन किया। जो सबसे पहला मामला है, ज़ाहिर है नैब तरमीम के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है और केस में आपको पता ही आजकल जो रिमार्क्स हैं उससे आपको हवा का, अदलिया की हवा का, बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ जज करते हैं। सियासी मफाहमत की गूंज एक बार फिर इस जो केस की अपीलें हैं उसकी समात में भी नज़र आई है, जब खान साहब खुद भी पेश हो रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। और आज कुछ चैनल्स ने, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने खबर लगाई है कि आप लोग सियासी सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटने का फ़ैसला कर रहे हैं। तो क्या ये जो इस समात के दौरान आपको कहा गया, यानी कि PTI को, कि जब आग लगी हो तो पानी पाक है ना पाक ये नहीं देखते, आपको वापस पार्लियामेंट में जाना चाहिए, सियासतदानों को इस मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ये रिमार्क्स थे मुख्तलिफ जजेस के, तो उसकी वजह से कोई ऐसा हो रहा है? बाकी को सियासी मौक़िफ़ से हट रहे हैं आप लोग, सख्त मौक़िफ़ से, नॉट सियासी मौक़िफ़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। हम एक सियासी जमात है और हमने हमेशा ये कहा है कि हम हर जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है विद इन दी एम्बिट और जो हमारा मैंडेट है उसके अंदर हम करेंगे बात। हर किसी से, हर सियासी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं। हमने अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं लेके आए। हमारा मौक़िफ़ 8 फरवरी को भी यही था, हमारा मौक़िफ़ आज भी ये है। हमारा मौक़िफ़ क्या था? हमारा मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमारा निशान भी छिन गया, हमारी क़यादत को भी पाबंद सलासिल रखा। जिस तरीके से भी हमने वोट इलेक्शन लड़ा, हमें पता है हमने इलेक्शन लड़ा, हमें आवाम ने वोट दिया, हम मुंतखबों के ऐवानों में आए, हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डला। हम आज भी मानते हैं हमारे मैंडेट पे एक डाका नहीं डला, हमारे मैंडेट पे 3 दफ़ा डाका डला है। 8 फरवरी को हमारे पे डाका डल गया, रिजर्व सीट्स में हमारे पर डाका डल गया, जो आज अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है फुल बेंच के सामने, और फिर रिजर्व जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें भी डाका डाला। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आवाम ने हमें मैंडेट दिया था उसकी नुमाइंदगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन इन ऐवानों में नहीं हो रही। जब तक ये हमें इंश्योर नहीं होता, जब तक हमारा चुराया हुआ मैंडेट हमें वापस नहीं मिलता, उस पर हम एहतजाज अपना करते रहेंगे। आप कहानी 8 फरवरी से शुरू करते हैं और आपके मुखालफिन कहानी 9 मई से शुरू करते हैं। आज मैं सुन रही थी जावेद लतीफ़ साहब, वो कहते हैं जी कि 2014 के धरने से कहानी शुरू कर लें। ये कहीं से कहानी शुरू होनी है मैं या नहीं? आपसे अर्ज करता हूँ, जहाँ तक तो 9 मई की बात है ना, तो 9 मई का बयानिया तो वैसे ही दफन हो गया 8 फरवरी को, क्योंकि आपने कहा कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, हमारे ऊपर 42 दहशतगर्दी के आपने मुकदमे डाले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 7-8 माह का एक बयानिया बनाया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, हमारी सीनियर क़यादत के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी अदालत अल्लाह के बाद अवाम की अदालत है।
आवाम की अदालत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कोई जूती के निशान पे, कोई चिमटे के निशान पे, कोई बैंगन के निशान पे जब उतरा, तो आवाम ने उनको आपके बयाने को मुस्तरद कर दिया और उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनको वोट दे दिया। ठीक है। तो 9 मई का बयानिया की तो वहीं पे दम तोड़ गया अपनी सारी। अच्छा जरा यहाँ पे रुके, मैं जहांगीर साहब से मैं आपसे हाँ, करूं, जी। आज उस 9 मई के बयानिए में साल से ऊपर हो गया है और आप देख रहे हैं कि लोगों को अब उसके अंदर जो है बाइज्जत तरीके से बरी भी हो रहे हैं 9 मई के केसेस में लोग। तो 9 मई का बयानिया तो इनका खत्म हो गया, लेकिन कानून अपना रास्ता उसमें ले रहा है तो अच्छी बात है कि अगर बिल्कुल ठीक कानून। है। अब पीछे रह गई बात हमारी, तो हमारा मौके अभी भी वही है कि जो हमारा मैंडेट के चोरी होने पे बात है वो आप भी खड़ी अच्छा है। कुछ नए केसेस भी मैंने लेकिन- उस पर भी आपसे बात करनी है, लेकिन जहांगीर जदून साहब, सारी सियासी जमातें इस बात पे इत्तेफाक रखती हैं कि नैब को सियासी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सभी ने उसका मजा चखा, लेकिन उससे बाज भी कोई नहीं आता। तो आपको लगता है कि ये जो मामलात हैं इस तरह के केसेस में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जैसे फोरम से सियासी मफाहमत की बात होना कोई अच्छा लीगल प्रेसिडेंट होगा? पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है या अदालतों में सिर्फ जो लीगल मैटर्स हैं उन पे डिस्कशन होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखें जी, आप अदालत तो एक इंडिकेशन दे सकती है कि जो काम पार्लियामेंट ने करना है वो पार्लियामेंट को सुप्रीम देखना चाहती है कि आप अपनी जो जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो पार्लियामेंटेरियन को चाहिए कि वो पार्लियामेंट में रिजॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे देखें ना, जब एक पार्टी की गवर्नमेंट आती है और दूसरी अपोजिशन में होती है तो अपोजिशन वाले कहते हैं जी नैब बड़ी खराब है, नैब के अंदर सियासी केस बनाए जाते हैं। जब वही पार्टी गवर्नमेंट में जाती है तो वो नैब के साथ कोलिजन में हो जाती है। और नैब सारी दुनिया को पता है कि जो भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है या उसका जो बनना है वो बेसिकली जो है विच हंटिंग के लिए और पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बना है। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देखें, यहाँ पे पुराना आया, एबडो आया, ये तमाम जितने भी स्पेशल कानून किसी मार्शल लॉ के दौर में बने, किसी हाइब्रिड निज़ाम में बने, तो उनका बेसिक जो मकसद फंडामेंटल होता है वो यही होता है कि पॉलिटिशियन को जो है कुछ अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जाए, उनको पे करप्शन के इल्जाम लगाए जाए, लोगों के सामने उनकी पिक्चर जो है बदनामी की पेश की जाए, और उसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होता है। वो किसी न किसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी लूजिंग एंड पे होती है, एक गेनिंग एंड पे होती है। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, 2018 से देखें तो पीटीआई जो है वो गेनिंग एंड पे थी, वो गेन कर रहे थे, वो कहते थे कि नैब में जो है आज आपका फलाना बंदा अरेस्ट होगा, आज फलाना होगा, आज इसके अंदर ये करप्शन, और आखिर में आज दिन तक किसी से एक बेरे की रिकवरी नहीं हुई है और सारे लोगों को या तो बरी कर दिया गया है या उनकी जमानतें लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नैब का जो दायरा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के। तो खान साहब खुद भी जाते जाते कहना शुरू हो गए थे कि नैब ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई रिकवरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो अदालतों के सामने पीटीआई खुद मान रही थी जब उनकी हुकूमत थी। अच्छा 9 मई की भी हम बात कर रहे थे और आप नैब के केसेस भी हैं, खान साहब के ऊपर भी, उनकी एहलिया के ऊपर भी, और शाह साहब पे कुछ 9 मई के केसेस का नया रिमांड ये वो। तो आपको लगता है कि कोई जल्दी सूरत हाल बनेगी? बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे कि बड़ी ईद से पहले या बड़ी ईद के बाद रिहा हो जाएंगे खान साहब। देखें, जहाँ तक तो नैब केसेस की बात है, अगर खान साहब अपना ज़ाती मफाद देखें तो उनको तो फिर वो बेनिफिशरी ठहरते हैं इन अमेंडमेंट से। लेकिन खान साहब का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि मुल्क का और नेशनल एक्सचेकर का नुकसान हो जाएगा, अरबों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए उस पर मौक़िफ़ लिया। जहाँ तक केसेस की बात है, आज इमरान खान साहब के ऊपर भी एक वो इद्दत का केस रह गया है, उसके अंदर भी हमने अपील की हुई है अर्ली हेयरिंग की। हमें गालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25 तारीख की अगली हेयरिंग मिली है, तो उस पर हमारे वकला की जो टीम है उन्होंने पटिशन दायर की हुई है अर्ली हेयरिंग की। जहाँ तक शाह साहब की बात है तो शाह साहब पे अभी और कोई पेंडिंग केस नहीं है। साइफर केस के बाद फिर आ जाती है कहानी ये 9 मई के केसेस की। 9 मई के केसेस में शाह साहब को उन्होंने फिजिकल रिमांड दिया हुआ है मंडे तक का, और वो 5 दिन के लिए एक्सटेंड हो चुका है। तो इंशाल्लाह जब वो रिमांड मंडे को कंप्लीट होता है हम उसको चैलेंज करेंगे और पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए जाएंगे। एज पर लॉ उनको पोस्ट अरेस्ट बेल मिलनी चाहिए क्योंकि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है, दीगर हजरात को उसके अंदर बेल मिली हुई है। असूलन तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को ईद से पहले घर आ जाना चाहिए। आप उनसे मिल के आए हैं तो उनको भी लग रहा है कि वो आ जाएंगे बाहर, या लग रहा है कि नहीं आएंगे बाहर? नहीं जी, इंसान को हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए और लीगली भी यही जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वही है। वंस ही गेट्स पोस्ट अरेस्ट बेल तो फिर उस पर तो बाहर आ जाना चाहिए। अब से लेके तब तक कोई नए केस आ जाए, क्योंकि ये भी जो मज़ेदार बात है, जो 9 मई के 8 केस हैं जिनके अंदर उन्होंने फिजिकल रिमांड लिया हुआ है, ये वो केस हैं जिनमें शाह साहब ने प्री अरेस्ट बेल ली हुई थी। आईओ ने जाकर कोर्ट में कहा कि इन केसेस में शाह महमूद कुरैशी मतलूब नहीं है, इसलिए वहां से प्री अरेस्ट बेल विड्रॉ हुई।
आज 10 माह के बाद एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में डाल के शाहमूद कुरैशी पे गिरफ्तारी डाली जाती है। हाँ, क्या आपने तो अगर जमानत उन पे डाली नहीं जा ली सकती है, इनमें औरों तो पे भी जी। डाली जा सकती है। बट हकीकत ये है कि पहले खुद कहा था कि इन पे हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में खुद इरादा बदल लिया, इरादे फिर बदले जाएं तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बट लीगली ये स्टेप्स हैं जिससे इंशाल्लाह शाह साहब को ईद से पहले घर आ जाना चाहिए। जदून साहब, जो सिर्फ नैब गर्दी की बात नहीं करते, ओवरऑल जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जाहिर है आप एक इल्ज़ाम लगा के किसी को भी उठा लेते हैं, सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, किसी को भी आप उठा लें और उसके बाद फिर साबित करते रहें, उस घर वाले खबर होते रहें, वकील करते रहें। ये पूरा सिस्टम आपको नहीं लगता कि अंडर क्वेश्चन आया? इसके ऊपर भी बहुत सीरियस सवालात उठे हैं। तो अदालतें जब सियासत पे बात करती हैं, अदालतें जब दूसरों के एहतसाब की बात करती हैं, तो अपने निज़ाम को ट्रांसपेरेंट करने और वहाँ पे एफिशिएंसी दिखाने की बात नहीं करती हैं। नहीं, एक तो देखिए स्टेक होल्डर जो है अदालतें भी है और पार्लियामेंट भी है। पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा लॉ बनाया जाए कि जो भी एजेंसी किसी पे झूठा केस बनाएगी या वो साबित नहीं कर सकेगी और जो लोग उससे केस बनाने वाले हैं उन पे वही दफा लगेगी, वही केस उन पर लगेगा। उसकी वजह यह है ना कि आप देखिए एक बंदे की इज्जत उछालते हैं, उसकी तमाम घर की जो जमा पूंजी तबाह हो जाती है, उसकी तमाम रेपुटेशन तबाह हो जाती है, उसका अपने वोटर में क्या मुकाम रहता है, या उस पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं और फाइनली प्रोसिक्यूशन जो है फेल हो जाती है साबित करने में और आगे कहते हैं कि हमारा केस कमजोर है, हम ये प्रस्तुत नहीं करना चाहते या किसी भी वजह से बड़े रहता है। तो इसमें पार्लियामेंट को चाहिए क्रॉस द बोर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो, ये ऐसा कानून बनाए कि आइंदा के लिए जो भी एजेंसी, चाहे वो FIA है, चाहे नैब है, चाहे पुलिस है, चाहे वो एंटी करप्शन का दायरा है, अगर कोई झूठा केस बनाएगा किसी भी पॉलिटिशियन पे या ऑर्डिनरी सिटीजन पे तो उसकी वही सजा होगी, जो उस ऑफेंस जो है चार्ज होगा उसकी सजा होगी। और कोई टाइम बार भी लगा देना। मैं अर्ज करूं जदून साहब, बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में तो उल्टी गंगा बह रही है। जो आपने नैब की ऑर्डिनेंस पेश की है जिसमें 5 साल सजा है उस अफसर के खिलाफ जो गलत केस बनाएगा, उसको आपने 5 साल से कम करके 2 साल कर दी है। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो बंदा गलत केस बनाए उसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अभी सजा है वो कम हो रही उसमें है। से सजा कम कर दी, रिमांड ज्यादा कर दी। आखिर में मुझे बताइए जैन कि जो सियासी मफाहमत की बात काफ़ी अरसे से हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आप लोग इस बात का भी गिला करते हैं कि आप लोगों के खिलाफ एक कशीदगी जो है वो जानबूझ के बढ़ाई जा रही है और आपको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। खान साहब के बाहर आए बगैर क्या ये कोई मफाहमत का अमल जारी हो सकता है? बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो 3 रुकनी आपने जो कमेटी खान साहब ने बनाई हुई है उनको इख्तियार है, इस्टेब्लिशमेंट से रवाबत का इख्तियार है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई राब्ता नहीं है, कोई डील नहीं है। आरफ अलवी साहब कह रहे हैं उनको डील ऑफर की गई, बाहर चले जाएं, नाम नहीं बताते कि किसने ऑफर की। तो ये सारा कोई इसमें कोई सदाकत है? ये सारी बातें देखिए, जहां तक तो डील की बात है ना, तो डील तो ना है ना इमरान खान साहब ने डील करनी है। अगर डील करनी होती तो डील तो बहुत पहले हो गई होती। डील करना कितना मुश्किल है। मियां नवाज शरीफ ने डील की, जरदारी साहब ने डील की, सारे डील करने वाले डील कर जाते हैं। इमरान खान, जो बंदा ये समझता कि इमरान खान ने डील करके बाहर आना है, वो इमरान खान को समझ नहीं पाए। हाँ, हमारा एक सियासी मौक़िफ़ है, हम एक सियासी जमात है, हम अपनी उस जमात को की तर्जुमानी करते हुए अपने सियासी मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखते हुए बातचीत हर किसी से कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि 3 जमातों को छोड़ के हर जमात से आप बात करें। हमने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की एक अलायंस भी बनाई है, उसके अंदर भी हम दीगर जमातों के पास गए हैं। ये पानी पाक और नापाक वाला मुझे लगता है कि वो इसी बात पे है कि वो जो 3 जमातों पे आप इफ एंड बट्स करके वो करते ना, आप आगे चल नहीं पाएंगे। देखिए, उनका भी एक वजह है ना कि आज वो भी वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी से करती आ रही है। तो हमारा कोई उनके साथ कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, हमारा तो इस 1 पॉइंट एजेंडा पे उनके साथ अलायंस है कि क्या जब उनके साथ हो सकता है तो जो 3 के साथ आप नहीं बात करना चाहते उसकी भी वजह है, उसके पीछे मंतक है। उसके पीछे मंतक ये है कि ये जो 3 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, ये बेनिफिशरीज हैं उस चीज के। आपके इत्तेहादी रहे हैं MQM? नहीं, इत्तेहादी रहे होंगे पास में, हम तो आज की बात करें। मौलाना साहब से आप मिल गए, महमूद खान अचकज़ई साहब को आप पता नहीं क्या कुछ कहते। तो अर्ज कर रहा हूं ना आपसे, इसको आप इस पस मंजर से देखें कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के बाद की अलायंस है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है उसमें से 3 जमातों ने फायदा उठाया है। आज फॉर्म 47 के MNA उनके बैठे हैं, आज 16 सीटों वाली जमात मुल्क में हुकूमत बनाकर बैठी है। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि आपने इस सिस्टम का फायदा उठाया, इसलिए आपसे बात नहीं हो सकती। हमारे स्टोलन मैंडेट की बात हो रही है। क्विक कमेंट दीजिए, साहब जो है वो अदालतों से फैसले होंगे तो आपको लगता है कि मामला आगे बढ़ेंगे या
सियासी ऐवानों में कोई मफाहमत की बात होगी तो बात आगे बढ़ेगी। देखें, रूल ऑफ लॉ जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे तो कुछ बात आगे नहीं बढ़ सकती। अदालतों में अदालती फैसले होने हैं, सही फैसले होने हैं। आपने देखा है कि एग्जॉस्टिव ट्रायल हुई है साइफर केस के अंदर, 3 माह की एक लंबी तवील ट्रायल, प्रोसिक्यूशन भी, डिफेंस भी, जज साहबान के रिमार्क्स भी, उसके बाद बाइज्जत तरीके से इमरान खान साहब और शाह कुरैशी साहब को उसमें बरी किया गया, कोर्ट फॉलो हुआ। इसी तरीके से अब केसेस को चलना चाहिए, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अदालती काम वहां पे होगा, सियासी जमातों का काम में बैठ के बात करना, सियासी जमातें अपना काम कर रही हैं। और क्या पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के मौक़िफ़ से भी पीछे हट गई? क्योंकि खान साहब तो ये कहते हैं कि बात हम उनसे करेंगे, आपके लोग कहते हैं उनके पास ताकत, उन्हीं से बात करेंगे। पीटीआई अपने किसी मौके से पीछे नहीं हटी, पीटीआई अपने मौके पे खड़ी है। पीटीआई का मौक़िफ़ ही ये है कि हम एक सियासी जमात है, हम हर सियासी कुव्वत से बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है ना, तो हुकूमत से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब, जहांगीर जदूद साहब जी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ सेनेट के इजलास की, जहां पे आज कुछ गर्मा गर्मी हुई। शिबली फराज और पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा वहाँ पे चेयर कर रही थी सेशन। ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी, और बात करते हैं आज सेनेट सेशन में हमने एक अजीब सूरत हाल देखी। पलवशा खान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इससे पहले भी पार्लियामेंट का हिस्सा रही हैं, वो चेयर कर रही थी सेशन को। और जब वो चेयर कर रही थी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शोर शराबा किया गया, और शिबली फराज साहब ने, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा कि इस ऐवान को तमाशा ना बनाया जाए, विच वॉज वेरी अनकॉल्ड फॉर। पता नहीं किस बात पे उन्होंने कहा। बहरहाल पलवशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और पलवशा साहिबा ने चेयर से बड़ा ज़बरदस्त जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे धौंस और बदमाशी से ये ऐवान नहीं चल सकता। पलवशा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा कि क्या कोई लीगल ऐसा इशू था जिसकी वजह से वो एतराज़ कर रहे थे कि आप नहीं चेयर कर सकती? देखिए जी, सीधी बात थी कि जब भी एक सेशन स्टार्ट होता है तो चेयरमैन सेनेट अपने इख्तियारात के इस्तेमाल करते हुए एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाते हैं, जो उनकी और डिप्टी चेयरमैन की गैर मौजूदगी में सेशन को चलाते हैं। तो उसमें मेरा नाम था, और आज और को 2 बाकी जो थे वो नहीं थे, तो जाहिर है मुझे बुलाया गया कि आप आके चेयर करें, क्योंकि चेयरमैन साहब को जो है अपने बेटे की ओथ टेकिंग में जाना था। बहरहाल ये चूंकि इनकी एक डिस्ट्रप्शन जो है वो आदत बन चुकी है, और कारकर्दगी का मेयार यही है कि गुंडागर्दी, गालम गलोच। तो जैसे मैं चेयर पर बैठी, आखिरी एजेंडा आइटम डिस्पोज ऑफ हो रहा था, तो उसके कुछ देर बाद जो डिप्टी चेयरमैन हैं सेनेट के, वो आए हाउस में। जी। अब इनको ये पता है कि अगर किसी ने आके चेयर रिज्यूम करनी हो तो वो चेयरमैन के ऑफिस से एक रास्ता है, उधर से आते हैं, और चेयरमैन के पीछे से जो उनके पीछे दरवाजा है वो वहाँ खुलता है। हाँ, वो आए और फिर वो चंद सेकंड बाद उस ऐवान से बाहर चले गए। उनकी कोई मीटिंग थी आज PMLN की मरी में, तो उनको वहां जाना था। मगर इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए गलत बयानी में शिबली फराज साहब, जो खुद कई अर्सा मतलब आपने देखा 9 मई के बाद रोपोश रहे, अब चूंकि वो वापस आए रोपोशी से, तो उनको अपनी ज़ाहिर कारकर्दगी दिखाने के लिए शोर शराबा करना जरूरी है। तो उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया कि डिप्टी चेयरमैन पहले से बैठे थे, जो बिल्कुल गलत है। ना वो पीछे मुड़ के देखते हैं, और ना उनको मेरे ख्याल में कभी ये जरूरत महसूस होती है, और ना इस पार्टी का जो है कोई सच्चाई से, हकीकत से ताल्लुक है। लिहाजा मैंने उनको कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन चंद लम्हों के लिए चले गए अपने किसी काम से, और मैं रूल 14 के तहत चेयरमैन सेनेट के प्रेरोगेटिव है वो जिस मर्जी को उसमें शामिल करें अपने पैनल ऑफ चेयरमैन में, मैं उसके तहत इसको चेयर कर रही हूँ। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, और धौंस धांधली की बुनियाद पर आप मुझसे हाउस से जर्न नहीं करा सकते। उनका पूरा मकसद ये था कि किसी तरह झगड़े में हाउस जो है वो जल्दी खत्म कर दिया जाए। लेकिन देखिए, जिस काम के लिए हम वहाँ बैठे हैं, इन हालात में ये टैक्स पेयर की पैसों पे बैठे हैं, आखिर हम और कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा बिजनेस है और जो वहाँ मेंबरान बैठे हैं, जो बात वो करना चाहते हैं वो तो करें। लेकिन पलवशा, ये जो रीजन थी आपके ख्याल में वो ये थी कि उनको किसी ने ये गलत, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकी मेंबर्स भी सब पता है, बस उन्होंने समझा कि चेयरमैन सेनेट वो डिप्टी चेयरमैन आए हैं तो वो शायद बैठेंगे, लेकिन वो डिप्टी चेयरमैन साहब एक दरवाजे से आए, दूसरे से निकल गए और वो नहीं बैठे। और अगर उनका ये इरादा होता कि वो चेयर संभालना चाहते तो वो गिलानी साहब के दफ्तर के जरिए एक लिफ्ट है जिसके जरिए ऊपर आया जाता है, वहाँ रोप्स चेंज किए जाते हैं
और फिर गिलानी साहब के पीछे एक दरवाजा है चेयरमैन सेनेट की कुर्सी के पीछे, वहां से अंदर बाहर हुआ जा सकता है। जो हाउस है उधर से कोई रास्ता नहीं है कि आप आकर चेयर की सीट पर बैठ जाएं। Was it to do with anything with like being a woman? आपको लगता है कि आप आई थिंक से औरतों को बुली करना इनके लिए इसलिए ज्यादा आसान है कि ये सब मिलके, और इनकी कुछ खवातीन जिनकी आदत ही चिल्लाना है, ये लोग चिल्ला के समझते हैं कि अगले को ये दबा लेंगे। लेकिन मैंने उस वक्त फैसला किया कि मैं इनके कहने पर, हालांकि मुझे कहा जा रहा था आप हाउस एडजर्न कर दें, लेकिन मैंने समझा कि बिल्कुल हाउस को दबाव में एडजर्न करना और गुंडागर्दी में एडजर्न करना जो है, और फिर आप इनकी एक तरीका है कि चेयर के करीब आ जाते हैं, ये वहाँ चिल्लाने लग पड़ते हैं, लेकिन इनकी चीखों की कम से कम मेरे कानों को तो बड़े अरसे से आदत है, तो मैं उनकी धौंस धांधली में नहीं, पहले भी कभी नहीं आई और अब भी मैंने फैसला किया कि जब तक आखिरी बंदा बात नहीं कर लेगा मैं हाउस से ज्वाइन नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच पलवश शाह हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, पलवश शाह खान की गुफ्तगू आपने सुनी आज सेनेट में इनके चेयर करने पर और डेप्टी चेयरमैन के आने और निकलने पर जो शोर शराबा था उस पर उनका मौक़िफ़ आपने सुना। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की। बजट पेश होने जा रहा है, कैसा बजट होगा, कौन से टैक्सेस लग रहे हैं, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको वाकई टैक्स नेट में लाने की ये हुकूमत जुर्रत करेगी, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे और अब बात करते हैं कुछ मुआशी सूरत हाल की। पाकिस्तान में इस वक्त बजट का चर्चा है, कैसा बजट होगा। नए वज़ीर ख़जाना है जिनको पहले कभी आजमाया नहीं गया, किसके वज़ीर ख़जाना है, किसका बजट होगा। लोग कहते हैं IMF का बजट है, बाबू सिर्फ इस पे साइन करेंगे, टैक्स पे क्या होना है क्या नहीं होना। वज़ीर आज़म साहब इस वक्त जो हैं वो चीन में मौजूद हैं, बहुत सारी मफाहमती यादाश्तों पे दस्तखत कर रहे हैं, और जब वो यहाँ पे नहीं है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो काफ़ी दिनों से रिकॉर्ड कर रही थी कायम, वो क्रैश कर गई है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। जी, हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के नामवर मारूफ माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो इट डज़ नॉट रियली डिफाइन कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। डू यू एग्री, या ये कोई जुड़ा हुआ मामला मौजूदा सूरत हाल से, ये जो आज क्रैश की स्टॉक एक्सचेंज? जो स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स हैं उनका करंट इकोनॉमिक फंडामेंटल से कम ताल्लुक होता है। उनका एक तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी से ताल्लुक होता है, दूसरा मुल्क की फ्यूचर आउटलुक से होता है। अगर इन्वेस्टर फ्यूचर को मस्बत देखते हैं तो जिसको हम बुलिश कहते हैं, वो फ्यूचर की पोजीशंस लेते हैं। जो ही उनको लगता है कि भाई अभी यहाँ पर वॉलेटिलिटी आ रही है या कोई इश्यूज जो है सही सिम्त में नहीं जा रहे, नीचे चली जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज मईशत की परफॉर्मेंस का एज सच इंडिकेटर नहीं है। और अगर आप ये भी देखें तो वहां जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो एक बड़े नैरो कॉर्पोरेट बेस में होती हैं। वो मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का तब फायदा होता है तंजीला जब नई कंपनियां लिस्ट हो रही हो, नई इन्वेस्टमेंट आ रही हो, नई कैपिटल फॉर्मेशन हो रही हो, लोगों को नई प्रोडक्ट्स ऑफर। अगर एग्जिस्टिंग कंपनियों में ट्रेडिंग होती जा रही है तो उसके अंदर मुल्क को एज सच डायरेक्ट इकोनॉमिक रिवाइवल का फायदा नहीं होता है। अच्छा, चलिए, ये तो स्टॉक एक्सचेंज की बात हो गई। और जाहिर है हम जब आजकल आपको पता ही है कि इकॉनमी को बजट के तनाजुर में और फिर IMF के साथ के मामलात को जोड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि बजट जो पेश हो रहा है वो IMF की जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनको पूरा करने के लिए तैयार करना एक चैलेंज था, या प्री रेक्विजिट्स तो हम पहले कर चुके हैं, ये बजट जो है ये हमारी अपनी सूरत हाल को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? जी, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि किसी भी नॉर्मल इकोनॉमी में, मैं लफ्ज नॉर्मल का यूज कर रहा हूं, जो बजट होता है वो इतना अहम नहीं होता है। जो बजट को ड्राइव पॉलिसी कर रही होती है वो ज्यादा अहम होती है। बजट आपकी पॉलिसी को फाइनेंस करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और अवाम को पता होता है कि हमारी पॉलिसी की सिमत क्या है। इस वक्त क्योंकि हमारे पास पॉलिसी की इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो हमारी एक मेन जो इस वक्त इनिशिएटिव है या रीजन है वो स्टेबलाइजेशन है, जो कि हमारा IMF से प्रोग्राम है। तो हम चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बजट ज्यादा स्टेबलाइजेशन का बजट है, जिसमें IMF के आधे प्रायर एक्शंस पहले मीट कर लिए हैं और अभी ये नई टीम उनसे निगोशिएट कर रही है। जो IMF इंसिस्ट कर रहा है कि आपकी क्योंकि सियासी फ्रेगमेंटेशन ज्यादा है तो आप बजट में एक दफा पहले ये अप्रूव करवाएं, फिर हम इसको आगे कंसिडरेशन के लिए बोर्ड में लेकर जाएंगे।
मुझे डर ये है कि क्योंकि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी है वो इस कदर पॉलिटिसाइज हो चुकी है कि वहां पर अगर ये सियासी दर्जा हरारत नीचे नहीं जाता तो जो इश्यूज हैं जीएसटी टाइप उसमें सूबों का बड़ा अहम रोल है जी। तो आईएमएफ को वो रिस्क दिखाई दे रहे हैं इसलिए वो चाहता है कि कोई स्टैंप लग जाए तो ये स्टेबलाइजेशन का बजट है मेरे हिसाब से ग्रोथ का नहीं है। अच्छा, वैसे तो जाहिर है अब आपको पता ही है कि कोई 2 डेकेड से पॉलिटिकल इकोनॉमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाहिर है आप जो पॉलिटिसाइज कह रहे हैं वो बिल्कुल एक नेगेटिव सेंस में है और उसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। ये भी बताइए कि जो कुछ हाइलाइट्स अभी तक सामने आई हैं, एक तो टैक्स नेट और टैक्स बेस का दोबारा से इशू है और आईएमएफ हैज़ बीन इंसिस्टिंग, लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अभी एक मुहिम जारी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है हमारा टैक्सेशन सिस्टम रिग्रेसिव है, आप मज़ीद रिग्रेसिव उसको बना नहीं सकते। हुकूमत ये दावा कर रही है, ज़राए ये कह रहे हैं कि जितनी भी एग्जेम्प्टेड सेक्टर्स हैं उनको लाया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ों पे बताइए, रिग्रेसिव को दोबारा मज़ीद सैलरीड तबके को उसमें मज़ीद दबाना वो कितना बेहतर एक अप्रोच है मौजूदा हालात में, और एग्जेम्प्टेड सेक्टर्स को बाकी ला सकती है ये वाली हुकूमत? इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है, आईएमएफ जो है पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट में बंदा कहता है कि जी उन्होंने कहा कि इतने टैक्सेस बढ़ा दें। आईएमएफ ये कहता है कि आपकी टैक्स कलेक्शन की और जीडीपी की शरह बहुत कम है, आप उसको ऊपर करने का गेम प्लान हमें दीजिए। दूसरा वो कहता है कि आप ये जो आप बात कर रही हैं रिग्रेसिव की, कि आप डिस्टॉर्शंस खत्म करें, आप बहुत से कंस्टिट्यूएंसीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सबके लिए यकसा टैक्स लगाइए। तीसरा वो कहता है कि आप जो बहुत से सेक्टर्स हैं आपके इंडस्ट्री के, उनको अब सब्सिडीज के थ्रू प्रोटेक्शन के थ्रू बहुत सालों से बचाते आ रहे हैं, अब टाइम आ गया कि आप उनको रीच आउट कीजिए। नाउ आईएमएफ ये क्यों कहता है, आईएमएफ को हमारी कोई ग्रोथ को के लिए वो नहीं कह रहा, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये बात करता है। अब हमारे पास चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि जो ऑलरेडी बहुत मिनिमम टैक्स बेस पैसा दे रही है उसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मजीद बोझ डाल दिया जाए। देखिए अभी आज मैं एक और प्रोग्राम में बात कर रहा था, अगर आप पॉपुलेशन की डिवीजन देखें तो 50% औरतों में से तो सिर्फ 17% काम करती हैं। 30% जो हमारी क्या कह रहा हूं 70% पॉपुलेशन 30 साल से कम है। तो टैक्स अगर ये लोग कमाएंगे तो देंगे ना, ऐसे ही। तो एट द एंड ऑफ द डे एक नैरो बेस को मजीद टैक्स करना एक रिग्रेसिव अमल है, उससे लोग को इंसेंटिवाइज नहीं होते। अब ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बाकी रिफॉर्म की तरह हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसमें कमजोर है। मेरी आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल क्योंकि कॉस्ट होती है और पॉलिटिकल कॉस्ट की वजह से आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती चली गई है ओवर द डेकेड्स, तो अभी हम ऐसी सूरत हाल में हैं कि हम वो पॉलिटिकल कॉस्ट शायद पे करना उसके अलावा कुछ चारा नहीं है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो इन मामलात को समझते हैं। हमें ये सवाल करना है कि ये सियासी कॉस्ट क्यों है। ये सियासी कॉस्ट इसलिए है कि हमारी पॉलिटिक्स बहुत सालों से पेटनेज बेस्ड है। सरकार एक टैक्स की छूट को एज अ टूल ऑफ पेटनेज यूज करती है। अगर हमारी कंपेटिटिव परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स हो कि आप परफॉर्म करें तो वोट मिलेंगे, तो फिर कॉस्ट कोई नहीं है। कॉस्ट इसलिए है कि हम छूट देके हम बाय आउट करते हैं कंस्टिट्यूएंसीज को। आई हैव बीन वेरी स्ट्रेट हियर। तो इसको अगर आप देखिए तो इस वक्त जो ये कॉस्ट इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो फ्रेजाइल है। लोगों को अपनी मेजॉरिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहते हैं अगर ये कॉस्ट दे दी तो हम अगली बार क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें सियासत से कुछ चीजों को इंडिपेंडेंट इंसुलेट करना पड़ेगा ताकि हर फैसला सियासी ना हो जाए। अच्छा, जो आपको जो डिस्पैरिटी नजर आती है कि सैलरीड क्लास कितना, मतलब 300 अरब से ज्यादा का जो टैक्सेशन है वो वहां से आ रहा है, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपका वो जिसको आप वेल्दी तबका कहते हैं उसकी परसेंटेज बहुत थोड़ी है, आपको लगता है कि ये डिस्पैरिटी भी ख़त्म करना ज़रूरी है? क्योंकि आपने ये भी एक इंसेंटिव होता है ना कि सबसे ले रहे हैं। अगर एक तबका मुसलसल ये सोचे कि सिर्फ हमारे ही ऊपर जो है वो आप हर बार आके बम गिराते हैं और ज़ाहिर है एट सोर्स काटते हैं, आप एक तरह से फोर्स्ड ही है। पाकिस्तान में तो ऐसा रवाज नहीं है कि वॉलंटरीली हो, तो फिर सबसे काटें, क्यों नहीं सबसे लेते आप? जी मैं यही डिस्टॉर्शन की बात कर रहा था ना, कि जब आप डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं कि एक तबके पर जरूरत से ज्यादा आप बोझ डालते हैं
और बाकी तबकों को आप ना डॉक्यूमेंट करते हैं ना उनको नेट में ला पाते हैं। अब ये काम करने के लिए तंजीला मेरा नहीं ख्याल कि ब्यूरोक्रेसी की मशीन ये काम कर पाएगी। ये काम दुनिया में दो तरीके से होता है। एक, आप बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, दूसरा आप ऑटोमेट कर देते हैं चीजों को ताकि एक ह्यूमन टच उसमें कट हो जाए ना। ये रिफॉर्म अगर आज शुरू होती है तो उसका नतीजा कोई 5 बरस में आएगा, कल नहीं आ जाएगा। जब आप कहते हैं कि नहीं कर पाएगी तो इट मींस कि कैपेसिटी नहीं है, इट मींस के विल नहीं है, या दोनों चीजें नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, ब्यूरोक्रेसी का तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर ही नहीं है जी। देखिए ना, उनको टैक्स की कलेक्शन का इंसेंटिव है, उनको कोई पॉलिसी का इंसेंटिव नहीं है कि टैक्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कहां से ज्यादा लेना है, कहां से, वो तो मार धाड़ करके हर तरह से पैसा इकट्ठा करने का इंसेंटिव है ना। तो ये इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव या अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस या इकोनॉमी की ग्रोथ से लिंक्ड नहीं है, सिर्फ किताब को बैलेंस करने से लिंक्ड है। तो अगर तो बजट किताब को बैलेंस करने के लिए आता है, दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर बजट के अंदर आप कुछ खर्चे घटाते हैं, उन पैसों को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहां पर कल को कुछ नौकरियां निकल सकें, कुछ टेक्नोलॉजी आ सके, फिर ये थोड़ा सा प्रोग्रेस। लास्ट कमेंट मुझे कीजिएगा, जैसे मैं कह रही थी कि नए वजीर खजाना है जाहिर है, और बहुत सारे लोग, आपको पता है हमारे यहाँ तो ये रवाज है कि आप भी IMF के हैं, फलां भी IMF का है, तो मतलब उस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन यू थिंक के देयर कैन बी सम इनोवेशन, जो बजट जिस तरीके से ये सारी जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपने शीट्स को बैलेंस करना है, वो एक और चीज़ है, वो तो फिर आपने किताबें भरनी है जैसे कोई भी बंदा भर देगा, लेकिन अगर आपने कुछ इनोवेटिव करना, आर यू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग न्यू फ्रॉम दिस न्यू फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, नए फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, उन्होंने एशिया के अंदर काम भी किया है, बाकी इकोनॉमीज को देखा है, तो मैं तवक्को करता हूं कि वो कुछ चीजों को डीरेगुलेट करने की तरफ बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाएंगे, हुकूमत का रोल, जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, हुकूमत का रोल कुछ कम करने की करेंगे। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को आप इस वक्त ग्लोबल नोबेल लॉरिएट को मिले हैं, अगर पॉलिटिकल एलीट उसके पीछे विजिबली खड़ी नहीं होगी तो वो काम आगे नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना फाइनेंस मिनिस्टर का काम, जो टेक्नोक्रेट है उसका नहीं बनता। बहुत शुक्रिया अरुण शरीफ साहब, ये बड़ी आपने 16 आने वाली बात की कि जब तक आप पॉलिटिकली ऑन नहीं करेंगे, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, क्योंकि ये फैसले बड़े सख्त हैं, इसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले सेक्टर्स हैं जहाँ पे पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट है, जहाँ पे अशराफिया का इंटरेस्ट है, आपने उसको हिट करना है, तो उस कंसेंसस के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते जी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।